हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत से। इससे पहले अपने प्राचीन भारत के सिक्स्थ या सेवन्थ लेक्चर हो चुके थे। आज आपका एट्थ लेक्चर है। ये एक महत्वपूर्ण लेक्चर है और इस टॉपिक के हम दो लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे मौर्य साम्राज्य को, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और इसका क्षेत्र भी काफी बड़ा हुआ प्राचीन काल में। प्राचीन काल में सबसे बड़े क्षेत्र पर विस्तार करने वाले या शासन करने वाले शासक हुए हैं मौर्य साम्राज्य के शासक। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और इसके एक महत्वपूर्ण शासक और होते हैं बिंदुसार, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण शासक हैं अशोक। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक तो संस्थापक और फिर एक अशोक, इन दो का ही नाम आता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अशोक से पूछे जाते हैं और यहाँ 10 शासक हुए हैं। 10वां और सबसे अंतिम शासक जो है वो है बृहद्रथ। वहां से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अशोक के शासनकाल से उनकी पॉलिसी जैसी हैं, जैसे कि सामाजिक जीवन कैसा है उनके समय में, राजनीतिक जीवन कैसा है आम जनता का, यहाँ से उन्होंने कुछ अभिलेख लिखे, शिलालेख लिखे, गुहा लेख लिखे, इनके बारे में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। आपने अगर पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पीछे के लेक्चर देखें और यहाँ हम जो भी आपको यहाँ सोल्व करवाएंगे पढ़ाएंगे, इसका आप पीडीएफ ले सकते हो ऐप शिक्षा युग 2.0 से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हम अपना लेक्चर करते हैं आज का प्रारंभ। तो सबसे पहले एक बार देख लें, ये मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य ने कितना क्षेत्र कवर किया था? तो सबसे पहले मैप के माध्यम से पहले तो यही देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य ने क्षेत्र कितना कवर किया था। क्षेत्र कवर किया था मौर्य साम्राज्य का यहां से, कुछ यहां से होते हुए दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र छोड़ दिया जाता है, मैसूर वगैरह यहां तक इनका शासन होता है और इधर पश्चिम बंगाल में होते हुए उत्तर पे ये शासन करते हैं। ये इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य होता है। ये सारा का सारा मौर्य साम्राज्य, यहाँ कुछ फारस तक इनका क्षेत्र है। काफी बड़ा क्षेत्र है मौर्य साम्राज्य का उस समय का। जिन बच्चों ने अभी कोई एग्जाम देना है जैसे यूपीएससी इस टाइम का, यहाँ प्री में एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। जिनको एचसीएस देना है तो एचसीएस वाले बच्चे तो ये बैच अपना पूरा देखें। इतिहास हम पूरा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ये वाला। तो यहाँ से आप सबसे पहले मैप देखते हैं और मैप के बाद हम इसकी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इसकी कहानी जितनी भी होती है वो समझते हैं। तो ये आपका मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य में जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आप देखेंगे। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे कि ये मास्की है, यहाँ एक शिलालेख मिला था, सांची का स्तूप है, मेरठ है, टोपरा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जगह कहाँ कहाँ पे है। सारनाथ है, कपिल वस्तु और श्रावस्ती है। यहाँ एक कलिंग है, जहाँ पे कलिंग के युद्ध के बाद अशोक की जो नीतियां थी वो बदल जाती हैं, उनका दिल पिघल जाता है। मैं कहानी की तरह, फिल्म की तरह तो बताऊंगा नहीं कि क्या क्या घटना हुई थी कि ऐसा ऐसा ना, लेकिन जो लड़ाइयाँ हुई थी उसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे जब अशोक पे हम पहुंचेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ ये शासन है, ये साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की, किसकी सहायता से की थी, उससे पहले कौन था, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से पहले भी कुछ शासक हुए हैं जिनका नाम आता हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश। नंदवंश के अंतिम शासक तनाहानंद को हराकर ये शासन सत्ता स्थापित करते हैं। तो हमने इसके पीछे जिनका नाम लिया है हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, उनका लेक्चर अभी हुआ नहीं था। इनके बाद उनका वंश, यानी कि ये दो लेक्चर मौर्य साम्राज्य के करने के बाद हम वो लेक्चर करेंगे। होने तो इससे पहले चाहिए थे लेकिन हमने इसको पहले कर लिया। वो एक बार आप देख लेंगे, इसके बाद ये दो लेक्चर होने के बाद वो भी आप देख पाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का जो समय है वो 323 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक का है। 323 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व तक का इनका शासनकाल होता है। करीब 150 साल के करीब ये शासन करते हैं। अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य। पहले संस्थापक कौन होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। नंदवंश का अंतिम शासक है धनानंद। धनानंद को
हराकर। ऐसा कहा जाता है कि धनानंद एक बहुत ही घमंडी टाइप का या एक क्रूर शासक था। और यहाँ पे तो ये हैं चाणक्य, जिनके 3 नाम होते हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इनको भरी सभा से निकाल दिया जाता है। तो इसी बात का बदला लेने के लिए चाणक्य किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि धनानंद को हटाकर गद्दी से अपना शासन स्थापित किया जाए। तो चाणक्य क्या करते हैं, तो अंतिम शासक है धनानंद, इसको हराते हैं किसकी मदद से, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। या बोल सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से युद्ध में धनानंद को हरा देता है और राजगद्दी जीत लेता है और वो मौर्य वंश की स्थापना करता है। करीब ये उस समय 25 साल की एज में होते हैं जब ये गद्दी पर बैठते हैं। तो कई बार क्वेश्चन 25 साल की एज में ये बैठ जाते हैं। अब आप 25 के हो चुके हो या 25 से ज्यादा हो, अब भी आप तैयारी कर रहे हो, आपका टाइम जा चुका है राजा बनने का, अब तक आपको राजा बन जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं। इनकी जो राजधानी होती है वो पाटलिपुत्र है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, वर्तमान का नाम पटना है। वर्तमान का नाम क्या है, पटना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 343 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, जन्म से आज तक पूछा नहीं है कोई। अब ये जरूर पूछते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं वो विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य अथवा चाणक्य हैं। तो चाणक्य के नाम से ज्यादा फेमस है, ये चाणक्य के नाम से ज्यादा फेमस है। चाणक्य के 2 नाम और होते हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। जब ये गद्दी जीत लेते हैं, मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं, तो चाणक्य को ये अपने गुरु को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। खुद सम्राट हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त किसको करते हैं, अपने गुरु चाणक्य को। और यही चाणक्य, इनके शासन के काल के बाद इनके पुत्र होते हैं मौर्य काल के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं बिंदुसार। बिंदुसार के शासन काल में भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री होते, यही सत्ता संभालते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 323 ईस्वी पूर्व में बैठते हैं, यानी कि इनका शासनकाल 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक का होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रथम अखिल यानी पूरे भारत क्षेत्र को जीतने वाले पहले शासक हुए हैं ये प्राचीन काल भारत के। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान यानी कि फारस तक, पूर्व में बंगाल तक। एक बार मैं आपको फिर से मैप पे दिखाना चाहूंगा। यहां फारस ईरान तक, यहां पश्चिम बंगाल तक, उत्तर में जम्मू तक, और नीचे नीचे में ये क्या था, मैसूर, मैसूर तक। फिर आते हैं अपने पॉइंट पे, उत्तर में कश्मीर तक, दक्षिण में मैसूर तक। मैं आपको फिर दिखाता हूं मैप के माध्यम से। उत्तर में जम्मू या फिर कश्मीर तक, और दक्षिण में कौन सा स्थान था, मैसूर, टिप्पू सुल्तान का। ठीक है, बाद में टिप्पू सुल्तान आते हैं, बहुत बाद में आते हैं टिप्पू सुल्तान, क्योंकि नए बच्चे मैसूर के बारे में टिप्पू सुल्तान के नाम से ही जानते। तो यहाँ तक इनका शासन था। कितना बड़ा साम्राज्य था। अभी भी सरकारें बोलती, कुछ लोग बोलते हैं हम अखिल भारतीय स्थापना करेंगे, हमारा क्षेत्र हुआ करता था, इसको भी हम भारतवर्ष में मिला। ऐसी ऐसी बातें अब भी चलती रहती हैं। तो यहाँ से हम चल रहे थे, इनका हमने क्षेत्र पढ़ा। उत्तर में कहाँ था, उत्तर पश्चिम में ईरान फारस तक है, पूर्व में बंगाल तक है। और पहले बंगाल था ना, बाद में पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल हुआ है। दक्षिण में कहां तक, कर्नाटक। उत्तर में जम्मू कश्मीर तक है। जैन, ये चंद्रगुप्त जैन धर्म स्वावलंबी थे। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था भद्रबाहु से। ठीक है, भद्रबाहु से शिक्षा लेकर इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और जैन धर्म में एक प्रथा है संलेखना। मैंने जैन धर्म पढ़ाया था, वहां पे पढ़ाया भी था संलेखना, यानी व्रत के माध्यम से अपने प्राण त्यागना। श्रवण वेल गोला में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे संलेखना विधि से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, चाणक्य की है। कई बार पूछा है अर्थशास्त्र किसकी रचना है, ये चाणक्य की है। इसके अंदर क्या है, इकोनॉमी नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था बताई गई है। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था इसके अंतर्गत बताई गई है। क्या बताई गई है, मौर्यकालीन। तो मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की यहाँ पे चर्चा की गई है, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था। यानी कि मौर्यकालीन राजनीति इसके बारे में बताया गया है।
जिसका संबंध राजनीति से है, जिसका संबंध राजनीति से है। ठीक है, मैंने अच्छा राजनीति की दोनों ही मात्रा गलत लगा दी क्या? इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। मौर्य कालीन की राजनीति के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सिकंदर के सेनापति, ठीक है, सिकंदर का युद्ध हुआ था पोरस से। सिकंदर का युद्ध हुआ था किससे? पोरस से, झेलम नदी पर। ये क्लास अपनी अभी हुई नहीं है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हसीन वंश, इसकी एक ट्रिक थी हसीन मासुका। हरियंक वंश, शीशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कणव वंश, जो कि हमने इसको पहले आपको पहले डिलीवर कर दिया ये लेक्चर, लेकिन इससे पहले वो भी आने थे। कोई बात नहीं, वो भी हम आपको करवाएंगे। तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा कर उनको हरा दिया था, और इसके बदले में कहा जाता है कि सिकंदर के जो ये सेनापति होते हैं सेल्यूकस निकेटर, इनको जब ये हरा देते हैं तो इनको क्या करते हैं? 500 हाथी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य समझौता करते हैं और उनकी पुत्री का विवाह, हेलेना नाम की इनकी पुत्री है सेल्यूकस निकेटर की, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी जाती है। हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी जाती है। अब क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा दिया। चंद्रगुप्त ने भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र को सिकंदर के अधिकारियों से मुक्त कराया, जो कि आपका फारस से, ईरान से लगता हुआ क्षेत्र था। इस पर पहले सिकंदर का अधिकार हो गया था, लेकिन नंद वंश है, नंद वंश के शासक धनानंद के पास जब जाते हैं चाणक्य कि हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ऐसी दशाएं चल रही हैं, राजा साहब आप क्या कर रहे हो, आप वहां जाके संभालिए। लेकिन वो क्या है कि अपने मदिरा वगैरह शौक में, अपने मतलब नवाबी शौक में जी रहे, उनको यही पता नहीं क्या है, और वो किसी की इज्जत करते नहीं है। और यहीं से उनका विनाश शुरू होता है कि एक ब्राह्मण को, ये यानी कि चाणक्य को बाहर निकाल देते हैं भरी सभा से, और यहीं से चाणक्य कह के चलते हैं कि तुम्हारा वंश खत्म कर दूंगा मैं। और यहीं से फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढते हैं, मतलब किसी को ढूंढते हैं, उनको एक चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा कैंडिडेट मिलता है जो बिल्कुल योग्य लगता है, और इन्हीं ये राजा बनाते हैं, और इन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं, और उसको धनानंद को हरा के खुद नए साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। संधि हो जाने के बाद, किस किस की संधि? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर, बदले में 500 हाथी ले लिए, बदले में क्या कर दिया? एरिया जो हेरात का क्षेत्र है, कंधार का क्षेत्र है, और बलूचिस्तान का क्षेत्र है, और काबुल का क्षेत्र है। ये जो 4 क्षेत्र हेरात का है, कंधार का है, बलूचिस्तान है, और काबुल है, ये 4 क्षेत्र किसको सौंप देता है? मौर्य सम्राट को। मौर्य सम्राट को ये 4 क्षेत्र सौंप देता है, बदले में क्या करता है? 500 हाथी लेता है, और अपनी पुत्री की शादी मौर्य से कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ये भाग सौंप देता है, और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। तो उनकी पुत्री का नाम था हेलेना, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। एपियानस ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए, ये एक लेखक हैं एपियानस, इन्होंने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है, तथा विवाह संबंध की भी चर्चा की है, यानी कि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली, और जो अशोक है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और ये जैन धर्म को अपनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रगुप्त ने किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त ने जो धर्म अपनाया था वो था जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म की दीक्षा जैनी गुरु भद्रबाहु से ली थी, और इन्हीं के कहने, इनसे ही फिर बाद में श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे संलेखना विधि से। उसके शासनकाल में जैन धर्म काफी प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म काफी प्रसिद्ध था। जैन धर्म के बारे में जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जो कहानियां थी, वो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप एक बार पीछे जाके वो लेक्चर जरूर देखें। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो मेगास्थनीज का सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। सेल्यूकस निकेटर जो हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, उसने अपना राजदूत मेगास्थनीज भारत भेजा, और भारत में आके इन्होंने कुछ दिन भ्रमण किया, और यहाँ की परिस्थितियां देखी, और इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तिका लिखी। कौन सी पुस्तिका लिखी? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक। और ये कौन थे? राजदूत थे किसके? सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर के ये राजदूत थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय राजनीति, उस समय में इंडिका में क्या लिखा था? जो भारत की तत्कालीन राजनीति है उसके बारे में वर्णन किया है, उसकी राजनीतिक व आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन किया है। वहां की उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी,
आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में वर्णन किया है। हाँ बिल्कुल, 12वीं में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, 11th 12th की जो सीआरटी होती है ना, वो देना बुक, ऊपर वाली बुक। तो बच्चों यहाँ जो बैठे हमारे बारह नहीं वो तो हमारे पास बैठे हैं, कह रहे हैं कि 12वीं क्लास का है। ये जो मेरे पास है एनसीईआरटी है, प्राचीन काल की, रामशरण शर्मा, कक्षा 11th की है, 11वीं कक्षा की है। और ये एनसीईआरटी आपकी 2005-6 की है ना। हाँ, अगर ये उस टाइम की राजनीति, ये उस टाइम की बुक है, दिल्ली मुखर्जी नगर से आपको इसकी फोटोकॉपी मिल जाती है। शायद कैमरा इसको सेट नहीं कर पा रहा होगा। तो देखो यहाँ से पूरे A4 साइज के पेपर हैं। अगर 11th 12th की आपने ना पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी होती है ना, आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। क्योंकि यूपीएससी में जो बुक आते हैं ना, रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा, और आधुनिक भारत, ये क्या था, नहीं आधुनिक भारत है सतीश चंद्रा, वो क्या नाम थे उनके, विपिन चंद्रा। आधुनिक भारत विपिन चंद्रा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा, और प्राचीन भारत है रामशरण शर्मा। ये तीनों बुक पढ़नी पड़ती हैं। ये तीनों बुक हमें पढ़नी पड़ती है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और यही अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ना, तो मैंने सिर्फ ये पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी है, और वही पुरानी की पुरानी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक में चेंज हो गई बाद में आके। और कुछ नहीं, एनसीईआरटी से अलावा कुछ नहीं है। आप लाइन टू लाइन मिला सकते हो। जो वीडियो देख रहे हो ना, आप चेक करके देख सकते हो कि ब्लैक स्वान पब्लिकेशंस की बुक आती है विपिन चंद्रा के नाम से। यूपीएससी का अगर मेंस लिखना है उसके लिए वो खास बुक है। और वही बुक प्राचीन भारत, मध्यकालीन या आधुनिक भारत की तीनों बुकें, तीनों बुक्स जो हैं वो एनसीईआरटी की हैं, पुराने वाले। मैंने क्या किया था, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी, और फिर मैं वो भी ले आया। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो मैं पढ़ चुका हूँ एनसीईआरटी पुरानी। हाँ, तो इसलिए मेरे पास वो भी है, फिर वो भी, यानी कि सेम है, स्टैंडर्ड बुक सेम एनसीईआरटी है। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं ना, बस दिक्कतें यहाँ आती हैं। हाँ, अगले पॉइंट पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया जी, ये पहले प्रश्न आ चुका है। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को पालिम बोधरा बोला है, पालिम बोधरा बोला है। सोहगोरा ताम्रपत्र, सोहगोरा ताम्रपत्र जो गोरखपुर से मिला तथा महास्थान अभिलेख जो बांग्लादेश के बोगरा जिले में है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। यह अभिलेख अकाल अकाल के समय, यानी कि जब अकाल पड़ गया था के समय, उसमें किए गए राहत कार्यों के लिए संबंधित विवरण है। जब अकाल पड़ गया था उस समय शासक ने क्या, सम्राट ने कैसी कैसी कंडीशनें अप्लाई की थी, नई तार्किक, जनता को राहत मिल सके, कर से मुक्ति मान सकते हो आप, जो भी है कंडीशन है, अगर वो पढ़ोगे तो काफी गहरी है। लेकिन हमारे को क्या करना है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड ही पॉइंट पढ़ने होते हैं। अन्यथा ये बुक अगर पढ़ते हैं हम प्राचीन भारत, तो इतना ज्यादा लिखा है, इतना तो मैंने इसके अंदर लिखा भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट आते हैं, और इन किताबों में काफी अच्छा वर्णन है। अगर आपके पास काफी समय है तो आप समय गुजार सकते हो उनमें, अच्छी अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रुद्रदामन। रुद्रदामन एक शासक है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक मध्य प्रदेश, ठीक है, प्रदेश जीत कर अपने प्रत्येक शासन के अधीन कर लिया था। ये जो आप देखोगे नीचे तक का वो शासन का है कि ये रुद्रदामन के चंद्र गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के जो पश्चिम है, पश्चिम भारत के सौराष्ट्र तक, यानी कि यहाँ तक का क्षेत्र है, सौराष्ट्र तक का क्षेत्र है, यहाँ तक का, यहाँ तक भी उन्होंने शासन, ये गिरनार का अभिलेख है। और यहाँ सौराष्ट्र तक, यानी कि पूरा का पूरा भारत जितना भी होता है, सारा का सारा इन्होंने कब्जा कर लिया था। यानी कि कब्जा का मतलब यहाँ पे इन्होंने जीत लिया था और शासन किया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, इन्होंने पुष्यभूति के द्वारा, पुष्यगुप्त और पुष्यभूति एक ही, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। पुष्यभूति ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पुष्यभूति ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके आगे पॉइंट पे अगर हम चले, तो चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय गुजरता है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, जहां पे ये संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग देते हैं। श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बीता था। वहां उसने जैन परंपरा के अनुसार उपवास किया, व्रत किया, और उनकी मृत्यु हो गई संलेखना विधि से। संलेखना विधि से इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि लास्ट टाइम पे अपने व्रत के दौरान खाना पीना छोड़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शिल्पकारों को बहुत प्रोत्साहन मिला। तमिल साहित्य हैं दो, एहनानूर और पुरनानूर, एहनानूर और पुरनानूर।
वह अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों से माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिणी भारत की विजय की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर विजय की किस तमिल शासक से जानकारी मिलती है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पुट होता है। ऑप्शन दे देता है 2, 3, 4 जो भी है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, सारे सही है, सारे गलत हैं, ऐसे करके देता है। पीसीएस या यूपीएससी में, छोटे एग्जाम में तो ऐसे देता नहीं है। तो एक अहनानूर है, एक अहनानूर है, एक पुरनानूर है, जो कि तमिल में है। किस में है? तमिल भाषा में है। तमिल भाषा में है अहनानूर और पुरनानूर। अहनानूर और पुरनानूर दो तमिल साहित्य हैं, और कुछ अशोक के शिलालेख भी हैं जहां से क्या था ये, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत पर की गई विजय के बारे में वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण यानी कि प्राचीन भारत का सबसे महान प्रथम सम्राट बोला जाता है, क्योंकि सबसे बड़े क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया है, इकट्ठा किया है इन्होंने सबसे पहले इतने बड़े क्षेत्र को। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया, और इसके बाद बिंदुसार आते हैं, वो 29 वर्ष तक शासन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व श्रवण बेल गोला में कर्नाटक में हो जाती है, जैन परंपरा के अनुसार उपवास के दौरान की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद अगले शासक होते हैं इनके पुत्र बिंदुसार। तो चलते हैं हम बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार के बारे में, ये इनका पुत्र होता है बिंदुसार, तो 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन करते हैं बिंदुसार, इनके पुत्र बिंदुसार। और इनके बाद आते हैं अशोक, और अशोक के बाद और भी आते हैं, लेकिन सबसे बाद वाला आता है, और फिर नए वंश की स्थापना हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वो अशोक से आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, हम पढ़ेंगे फिर अशोक के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां कैसी थी, उसके शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, किस किस लिपि में मिले हैं, क्या क्या लिखा गया है, ये सभी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर में की यहीं से, बिंदुसार से। तो पहला अपना कुछ हो चुका, अब बिंदुसार से हम प्रारंभ करते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी का उत्तराधिकार बिंदुसार बना। दोनों एक ही बातें होती हैं। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा और मगध का सम्राट बना। 298 ईस्वी पूर्व बैठा, ठीक है। बिंदुसार का शासन काल 298 से 269 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं बुक में 269 दे रखा, कहीं कहीं 273 दे रखा है। बिंदुसार की मृत्यु 269 में हो जाती है, 269 में हो जाती है, 269 में हो जाती है। लेकिन इसके 4 साल बाद वो बैठते हैं अशोक, इसलिए इसको शामिल कर लिया जाता है अशोक के, इसके बिंदुसार के शासन में ही, क्योंकि 4 साल तक गृह युद्ध चलता है अशोक के शासक बनने से पहले। क्योंकि कहा जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को या 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद खुद शासक बने। उसने 29 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथों वायु पुराण में बोला गया भद्रसार, जैन ग्रंथों में बोला गया है सिंहसेन, और यूनानी ग्रंथों में अमित्रोकेटस या अमित्र घात, जिसका मतलब होता है, अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक, अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक बोला गया किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार ने अपनी लाइफ में कोई भी किले वगैरह कुछ भी क्षेत्र नहीं जीते। पिताजी से जो विरासत मिली थी वहां पे अपने शासन करते रहे, इन्होंने कुछ नया नहीं किया। इसके बाद जो अशोक आते हैं वो काफी क्षेत्र का विस्तार करते हैं, बाकी इन्होंने अपना कोई क्षेत्र नहीं विजित किया। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। राजदूत का नाम क्या था? डायमेकस राजदूत भेजा, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, यानी कि मेगास्थनीज आए थे जिन्होंने इंडिका लिखी थी, उनके बाद कौन आया था? डायमेकस आया था, उसका उत्तराधिकारी इनको माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, और दोनों विद्रोह को अशोक की मदद से, अपने पुत्र अशोक और क्या ना एक सुसीम की मदद से दबा दिया गया था। इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा, और इस विद्रोह को दबा दिया। तक्षशिला के विद्रोह को बिंदुसार के मझले पुत्र अशोक ने कुशलता से दबा दिया था। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था, उसके बाद अशोक था। सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था, लेकिन उसके बाद अशोक था। इनकी मृत्यु के बाद शासक कौन बनेगा? अशोक बनेगा। बिंदुसार अपने आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के राज्य का संचालन चाणक्य या कौटिल्य ही करता था। बिंदुसार के टाइम पे भी संचालन कौन करता था राज्य का? चाणक्य ही करता था, और चाणक्य ही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को
राजा बनने के लिए प्रेरित किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इन्हीं की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर अपने नए राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता, ये अपने पिता की विरासत से ही खुश थे बस। तारानाथ नामक बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तारानाथ ने बताया है, लेकिन इतिहास में और कहीं इनकी चर्चा नहीं कि इन्होंने कोई क्षेत्र जीता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। एथिनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक हैं जिनका नाम है एटियोकस प्रथम। एटियोकस प्रथम में एक पत्र व्यवहार होता है जिसमें बिंदुसार एक पत्र भेजते हैं कि मुझे एक तो मीठी मदिरा चाहिए, एक मुझे मदिरा चाहिए, पूरी मदिरा या मीठी मदिरा, एक मुझे सूखी अंजीर चाहिए, एक मुझे दार्शनिक चाहिए। तो वो शासक इनको सूखी अंजीर भेज देता है और अंगूरी मदिरा भी भेज देता है, लेकिन कहता है कि हमारे यूनानी कानून के अनुसार हमारे यहाँ पे दार्शनिक का विक्रय नहीं होता है और इनको वो नहीं भेजता है। इसमें भारतीय शासक है क्या है कि बिंदुसार, एक लेटर है में बिंदुसार और सीरिया के शासक एटियोकस प्रथम के मैत्रीपूर्ण व्यवहार, पत्र व्यवहार का वर्णन मिलता है, जिसमें क्या कहा गया है कि जिसमें भारतीय शासक ने 3 चीजों की मांग की। मुझे एक सूखी अंजीर चाहिए, अंगूरी मदिरा चाहिए, एक दार्शनिक चाहिए। लेकिन क्या होता है, सीरियाई सम्राट ने 2 चीजें भेज दी, अंगूरी मदिरा भेज दी, सूखी अंजीर भेज दी। परंतु तीसरी मांग के संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता है, दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता है, तो हम दार्शनिक, माफ कीजिएगा राजा साहब, हम आपके पास दार्शनिक नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे कानून में इसका विक्रय नहीं होता है। बिंदुसार के कालों में चाणक्य प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी कौन थे, चाणक्य प्रधानमंत्री होते हैं। इनके बाद आता है समय जो आता है अशोक महान का। अशोक महान, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने किया है वाकई में अच्छा शासन, तो काफी अच्छा। ये है प्राचीन भारत के सबसे बड़े सम्राट, अशोक सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी स्थापना, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद बिंदुसार अपने पिताजी के बने बनाए राजपाट पे शासन करते रहे। और फिर आते हैं अशोक। अशोक की गणना विश्व के महानतम सम्राटों में होती है, बिल्कुल ये लायक भी हैं इनके इतिहास के अनुसार। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका मंझला पुत्र अशोक उसका उत्तराधिकारी बना, जो 373 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। उनकी मृत्यु हो जाती है 373 नहीं, 273 ईस्वी पूर्व, उनकी 269 ईस्वी पूर्व मृत्यु हो जाती है। और ये बाद में बैठते हैं उनकी गद्दी पर। मगध की राजधानी पर बैठने के पूर्व अशोक अवंती राज्य का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मगध की गद्दी पर बैठने से पूर्व अशोक कहाँ के राज्यपाल थे, कहाँ के, अशोक अवंती राज्य के राज्यपाल थे। तो कहाँ के राज्यपाल थे, अवंती के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गद्दी पर बैठने से पहले या राजा बनने से पहले या सम्राट बनने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे, अवंती राज्य के राज्यपाल थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, सबसे पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। एक बुक है, एक साहित्य है राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, जिसकी उसके अभिलेखों में स्रोत्र उसे देवनाम प्रिय या प्रियदसी, देवों का प्रिय नाम, देवों का या देवताओं का प्रिय कहा गया है, देवताओं का प्रिय इसमें बोला गया है। इससे इससे पता चलता है कि वह हिंदू धर्म में आस्था रखता था, यानी कि उसमें हिंदू धर्म के आस्था के संकेत मिलते हैं। जो हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं, इसीलिए उसको देवताओं का प्रिय बोला गया। तो इस धर्म में आस्था ही नहीं रखता तो उसको कैसे देवताओं का प्रिय बोलेंगे, नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ से राजतरंगिणी से पता चलता है कि ये हिंदू धर्म के प्रारंभ में अनुयायी होते हैं, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहकर संबोधित किया गया है। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष बाद ही 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। और यही आक्रमण, कलिंग वाला आक्रमण ही इनको झकझोर के रख देता है, इनको विचलित कर देता है। यहाँ इतनी मारकाट होती है, इतनी तबाही होती है, और इसी तबाही के बाद इनको लगता है कि हिंसा का हमें त्याग करना चाहिए, हमें अहिंसावादी रहना चाहिए। और यहीं से बौद्ध धर्म अपनाते हैं और अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भी ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पे श्रीलंका में भेजते हैं।
अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, अशोक ने कलिंग को जीत लिया, जीत तो लिया कलिंग को। जीत के बाद क्या होता है, युद्ध में इतनी भयंकर रक्तपात होती, इतनी हत्याएं होती, मृत्यु होती है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिससे कलिंग युद्ध में हुई भीषण हिंसा ने अशोक को अहिंसा का पुजारी बना दिया, यानी कि महात्मा गांधी बना दिया। अहिंसा के पुजारी किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को। तो अहिंसा का पुजारी बना दिया। अशोक का कलिंग की राजधानी तोसिल पर अधिकार हो गया था। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का पालक था और शिव का उपासक था, पर कलिंग युद्ध के बाद उसने उपगुप्त नामक, ये क्वेश्चन में पूछा किस बौद्ध भिक्षु से, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म के स्वावलंबी बन गए, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। कलिंग युद्ध के बाद ये उपगुप्त से प्रेरणा लेते हैं और बौद्ध धर्म को ये अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट और विहार यात्राएं, स्कार और विहार यात्राएं रोक दी, और उसके बाद ये बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के जहां जहां प्राण मतलब वो हैं, क्या थी, यात्राएं की थी, बौद्ध धर्म के जहां जहां महात्मा बुद्ध ने यात्राएं की थी वहीं ये यात्राएं करते हैं। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं करना प्रारंभ कर देते हैं। वे महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थलों स्थानों पर गए और तथा उनकी पूजा की। और बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, इनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये लोग भी अपनी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर देते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम दोनों पढ़ चुके हैं। अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको देखना है पूरा का पूरा लेक्चर, तो आप देख सकते हैं, वीडियो अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले बोध गया जाते हैं, फिर कुशीनगर जाते हैं, फिर लुम्बिनी जाते हैं, फिर कपिल वस्तु जाते हैं, फिर सारनाथ जाते हैं और श्रावस्ती जाते हैं। ये आपके छोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके यूपीएससी के एग्जाम में से पूछा जाता। क्रमवार लगाएं, क्रमवार कौन से ये अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म की यात्राएं की गई, कौन सी क्रमवार हैं, तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। ठीक है, और एचसीएस, यूपीएससी, आरएस वगैरह में भी ऐसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती, ये आपको याद रखनी होती हैं, लेकिन लंबे टाइम तक याद नहीं रहती हैं। लेकिन एग्जाम से पहले आप इनके नोट्स बना लिया करो कि ये चीजें एक बार प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, मेंस में इनका कोई योगदान नहीं होता कि ये कैसे कैसे गए हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, अशोक की माँ का नाम शुभद्रांगी था। अशोक का विवाह जिससे होता है, अशोक की पत्नी उनका नाम महादेवी था। अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा और महेंद्र पुत्र हैं, जिनको ये भेजते हैं कहाँ पे, ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों से अशोक का उल्लेख अशोक नाम मिलता। किस अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से। ओके, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से। तो मास्की ये रहा, ठीक है, और गुर्जरा कहाँ है भाई, गुर्जरा चलो भाई देख लेना, इसमें कोपरा, मेरठ, श्रावस्ती, सारनाथ, कलिंग, जोआद जैसे भी हैं, इनमें देख सकते हो आप, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहीं से आप इसमें देख सकते हो, आप ढूंढ लेना जहां जहां इनके नाम है। फिर है अगला, अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं के लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया। उसके अन्य उपनाम है, कामाशोक है, चंडाशोक है, अशोक है। कामाशोक और चंडाशोक, एक कालाशोक भी है, वो इस शासक नहीं है, वो इसका नाम नहीं है। ठीक है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। शिलालेख है, अभिलेख, जो अभिलेख होते हैं, जो शिलालेख होते हैं, स्तंभ लेख होते हैं और एक गुहा लेख होते हैं, तीन टाइप के होते हैं अभिलेख। तो इसका सबसे पहले प्रचलन किसने किया था, अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में अरमाइक लिपि, ग्रीक, ब्राह्मी और ख्रोष्ठी लिपि का प्रयोग होता है। चार लिपियों का प्रयोग होता है, नंबर 1 अरमाइक, नंबर 2 ग्रीक और नंबर 3 ब्राह्मी और नंबर 4 ख्रोष्ठी। इन चार लिपियों का यहाँ पे वर्णन होता है, लिखे जाते हैं इन लिपियों में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। चलो यह बात हमें पता है अच्छे से। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, पटना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स की डेथ यानी कि हत्या कर दी और कुएं में उनकी लाश डाल दी। बताओ कितने क्रूर शासक थे ये, अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद शासक बने हैं और कलिंग युद्ध से विचलित हो जाते हैं, दूसरों की हत्या से, अपनों से विचलित नहीं होते। बताओ कैसे शासक थे। तो ये 99 भाइयों की हत्या करके और उनकी लाशें कुएं में डाल देते पटना में।
और कुआं आज भी पटना के पास अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। जाके देख लो भाई, हड्डियां वगैरह मिल जाए तो उनकी पोस्टमार्टम करवा दो, ठीक है। अपने भाइयों का वध कर ही अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। इतिहासज्ञ प्लिनी इतिहासकार प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक फिलाडेल्स, जिसको टालमी द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ने अशोक के दरबार में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियां, बरार की पहाड़ियां होती हैं, बराबर लिखा, बरार की पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, जिनके नाम थे, पहाड़ियों के नाम थे, गुफाओं के नाम थे सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ज और चौपार। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। पहली कब, दूसरी कब, तीसरी कब? आप बौद्ध धर्म देखें और वहां से जरूर देखें कि आपकी बौद्ध संगीतियां कब कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने ही करवाई थी। अशोक का धम या धर्म, सभी धर्मों का सार था, सारे धर्म इसी में थे, सभी धर्मों का सार था धम, अशोक का धम। अशोक का राजधर्म बौद्ध ही था, और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं ये उपगुप्त के उपगुप्त से प्रेरणा लेकर। अशोक के शासनकाल में राज्य की भाषा पाली थी। राज्य की भाषा पाली, राजकीय लिपि ब्राह्मी थी। अशोक के काल में पाली जनसाधारण भाषा थी। जनसाधारण भाषा कौन सी थी? पाली थी। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले 1785 में पाइटी फेनलेलर ने की थी। और पहले अभिलेख पढ़े थे, ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। पहले जो शिलालेख पढ़े थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। क्वेश्चन आते हैं अपने अगले। अब आते हैं अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। अभिलेख यानी लिखे गए लेख, एक होते हैं शिलालेख जो शिलाओं पे, पत्थरों पे लिखे जाते हैं, एक स्तंभ, पत्थर के स्तंभ बनाकर उन पे लिखे जाते हैं, एक गुहालेख यानी कि एक आपकी जो गुफाएं होती हैं उनमें लिखे जाते हैं। ये 3 टाइप के अभिलेख होते हैं। तो पहले अभिलेख के बारे हम देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में प्रयोग हुए ग्रीक और अरमाइक लिपि, तो 2 लिपियां हैं, ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक की अभिलेख हैं अफगानिस्तान से, ये अफगानिस्तान से मिले हैं। अफगानिस्तान से मिले जो अभिलेख हैं उनमें ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। जो अफगानिस्तान से मिले हैं, कौन सी लिपि का? ग्रीक और अरमाइक। कई बार पूछ लेता है अफगानिस्तान से मिली, आपने ये तो पता है कि अरमाइक, ब्राह्मी लिपि जो भी है ये, लेकिन अरमाइक और जो है ये आपकी ग्रीक है, ये कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से मिले हैं। फिर नंबर 2 पे आता है, यहाँ से नंबर 2 पे अगर लिखें आप, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है? पश्चिमी पाकिस्तान से मिला है। और नंबर 3 पे आता है आपका ब्राह्मी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिलता है? ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलता है शेष भारत, जहां भी भारत की ओर जो क्षेत्र है वहां से ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अफगानिस्तान से मिलते हैं ग्रीक और अरमाइक लिपि में, खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान में, और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं संपूर्ण भारत में। सम्राट अशोक का 7वां अभिलेख है, वो सबसे लंबा है, 13वां अभिलेख है, उसमें कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। इसके आगे जो अभिलेख आएंगे वो सारे आगे हम पढ़ेंगे। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? ठीक है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। ठीक है, इसमें रानी द्वारा दिए गए दान का वर्णन है, इसमें रानी द्वारा दिए गए दान का वर्णन है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। रानी द्वारा दिए गए दान का वर्णन, इसमें क्या है? रानी द्वारा दिए गए दान का वर्णन है, तो इसको बोलते हैं कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है भूमिदेयी। इस अभिलेख में अशोक द्वारा लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व दर घटा देने के बारे में अंकित है, यानी कि लिखा गया है। भू राजस्व के घटा देने के बारे में इसमें लिखा गया है। किसमें? रुम्मिनदेई में क्या लिखा गया है? अशोक द्वारा लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व दर में घटा दिया गया था, भू राजस्व दर को कम कर दिया गया था। अशोक के प्रत्येक शिलालेख में यह घोषणा की गई है, ये कई बार आता है कि घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, मैं ही शासक हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही सब। भाई कोई किसी, सब कुछ कोई नहीं होता, ये सब वहम होता है, ठीक है। खुदा खुदा होता है, बाकी कोई खुदा नहीं होता है। अपने आप में सब खुदा है, लेकिन खुदा ही खुदा है और कोई खुदा नहीं।
भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए थे, यानी कि यहाँ राज्य के आदेश हैं और उनको आप फॉलो करेंगे, आम जनता फॉलो करेगी, जिस जिसमें अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। कौन से हैं? एक तो है शिलालेख। नंबर एक कौन से? शिलालेख, शिलाओं पर, पत्थरों की शिलाओं पर लिखे गए हैं। इन्हें दो भागों में बांटते हैं, बड़े और छोटों में। शिलालेख। और फिर है स्तंभ लेख। दूसरे आते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में क्या है? इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। और तीसरे हैं गुहा लेख, जिनको गुफाओं में उत्कीर्ण किया गया है, गुफाओं में लिखा गया है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। दीर्घ लेखों की संख्या 7 है। 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभ हुई। पाषाण का मतलब समझते हो? पत्थर पर लिखे गए हैं। दिल्ली का टोपरा स्तंभ, जो टोपरा जो दिल्ली मंगवाया गया था। मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, ये कुछ अभिलेख हैं। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः उन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेख से अलग रखा गया है और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं, जिनमें एक ही लिखा गया। इस प्रकार के स्तंभ या लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, रूमंदेई आदि स्थानों पर मिले हैं। अशोक के लघु शिलालेख स्तंभ लेख हैं जो दीर्घ और लघु। वो गुहालेखों की लिपि ब्राह्मी है। उनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। सभी में प्रशासन के बारे में लिखा गया है। एक अभिलेख है जहाँ पे आपकी इकोनॉमी के बारे में लिखा गया है। जबकि रुमिनदेई अभिलेख जो है, रुमिनदेई ये सबसे छोटा अभिलेख है। इसमें आर्थिक स्थिति के बारे में, आर्थिक था ये आपका इकोनॉमी से संबंधित था। ठीक है। अब कुछ बोलेंगे इकोनॉमी से, बैंकिंग प्रणाली भी थी क्या इसमें? है आया क्या मन में ऐसा क्वेश्चन? ये आर्थिक से संबंधित था। फिर आता है कौशाम्बी का अभिलेख, जिसको रानी का अभिलेख बोलते हैं। कौशाम्बी का अभिलेख, जिसको क्या बोलते हैं? प्रयाग में स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख बोलते हैं, कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक की राज की घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण थी उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता था। गुहालेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक होता था। धार्मिक अभिलेख, गुहालेख किसके थे? धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक थे। फिरोज शाह, ये क्वेश्चन कई बार आया भाई, फिरोज शाह ये वाला। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा के अभिलेख हैं वो दिल्ली मंगवा लिए थे। कहाँ मंगवा लिए थे? दिल्ली मंगवा लिए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो पहले कहाँ था? कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में, शासनकाल किसका था? अकबर का। अकबर के तो शासनकाल में मंगवाने वाले कौन थे? जहांगीर। जहांगीर इसे इलाहाबाद के किले में रखवा देते हैं। इसके बाद है रामपुरवा स्तंभ लेख, चंपारण बिहार। चंपारण बिहार, आधुनिक भारत पढ़ोगे तो चंपारण का काफी योगदान है। चंपारण से महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था एक। चंपारण बिहार, इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। लोरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार। स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ, किस पर मोर का चित्र? किस अभिलेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? लोरिया नंदगढ़। ठीक है, लोरिया नंदनगढ़ के जो अभिलेख है उस पर मोर का चित्र बना हुआ है। अशोक का सर ए कुना कंधार। ठीक है, अशोक का कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक। तो आपके अफगानिस्तान के जो अभिलेख हैं, कंधार कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के जो अभिलेख हैं वो ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में लिखे गए हैं। ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में लिखे गए हैं। अच्छा, ना था क्या? तो आज हमने इनके बारे में पढ़ा है। आज का लेक्चर अपना प्रारंभ होता है मौर्य साम्राज्य यहाँ से। इसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ लिया है। लिखा तो यहाँ सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य, बाकी हमने तीनों के बारे में आज पढ़ लिया है। फिर हमने देखा कि इनका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक का है। फिर हमने देखा मौर्य काल की स्थापना कब हुई थी। सारे के सारे हमने ये जो जो पॉइंट होते थे अपने देखे हैं। इसके बाद जो अपनी बात आती है कि अब अशोक का शासनकाल चला हुआ है, तो अशोक के शासनकाल में जो अभिलेख हैं, श्रावस्ती का है, मेरठ का है, टोपरा का है, और यहाँ के जो भी अभिलेख मिलते हैं, गिरनार का है, मास्की का है, कलिंग का है, जो भी जितने भी सारनाथ, जितनी भी घटनाएं होती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी रही है। तो बहुत ज़्यादा बचे हुए क्वेश्चन हैं अभी, तो एक लेक्चर आपका और रहेगा। तो जल्दी ही हम प्राचीन भारत को पूरा करेंगे और फिर हम मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़ें, और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सके तो कंटेंट को देखें अच्छे से और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।